जय हिंद। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि अम्ल या क्षार को यदि हम जल के अंदर डालते हैं तो इनका आयनन हो जाता है, अर्थात ये H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन के रूप में टूटते हैं अम्ल और क्षार, जिसमें H प्लस आयन आपके अम्ल को दिखाएगा और OH माइनस आयन क्षार को दिखाएगा। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे जलीय विलयन में चालकता। देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलीय विलयन में चालकता किन किन पदार्थ की होती है। तो एक आसान सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि जिन पदार्थों को जल में डालने पर उनका आयनन हो जाता है, अर्थात धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं, वो तो दिखाएंगे चालकता। और जिन पदार्थ को यदि अपन जल के अंदर डालते हैं और उनका आयनन नहीं होता है, अर्थात धनायन तथा ऋणायन अलग नहीं होते हैं, वे सारे पदार्थ कुचालक होंगे। एकदम आसान भाषा में समझा दिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे NaCl, नमक का अपन लेते हैं, नमक NaCl। मुझे एक बात बताइए, क्या नमक विद्युत का चालक है या नहीं है? ये विद्युत का चालक है, लेकिन किस अवस्था में है? गलित अवस्था में। इसको जल के अंदर डालना पड़ेगा। सूखा NaCl है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर जल डाला तो ये Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, अर्थात इसका आयनन हो गया है। तो जिन पदार्थों का आयनन हो सकता है वो सारे सारे क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। तो एक छोटी सी परिभाषा अपन इसके अंदर लिख लेते हैं। अब देखो, इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी भैया? इनकी क्या परिभाषा हो जाएगी? जिन पदार्थों को या जिन पदार्थों का आयनन होता है वे सारे 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 पदार्थ क्या होंगे? अरे भैया, वे सारे पदार्थ क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, या उनमें क्या होगी? चालकता होगी। और जिन पदार्थों का आयनन नहीं होता है, जिन पदार्थों का जिन पदार्थों का आयनन नहीं होता है, वे सारे पदार्थ क्या होंगे? कुचालक होंगे। वे पदार्थ क्या होंगे? सारे सारे कुचालक होंगे। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विद्युत के सुचालक कौन से हैं? जैसे आपके अम्ल हो गया, जैसे कि आपके क्या हो गया? अरे भैया, उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपके अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ठीक है। अम्ल और क्षार को जब अपन जल के अंदर डालते हैं तो H प्लस तथा OH माइनस आयन में टूटता है। इसके अलावा आपके कौन सा पानी हो गया? मिनरल वाटर हो गया। मिनरल वाटर। अभी मिनरल वाटर बिस्लरी की बोतल आती है, और भी बोतलें आती है, जो आप घर के अंदर कैंपर वाला पानी लेकर आते हो, वो सारा सारा मिनरल वाटर होता है। इसके अलावा आपके वर्षा का जल हो गया, ठीक है। वर्षा के जल में बहुत सारे आयंस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और टेप वाटर मतलब नलके में जो पानी आता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सारे सारे आपके क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। और विद्युत के कुचालक, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आसुत जल। एक आता है आपके प्रश्न, आसुत जल। देखो, आसुत जल और मिनरल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, जिसको अपन डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं आसुत जल को। तो डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर, इन दोनों में फर्क होता है। देखो, आसुत जल क्या होता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। और इनको मिनरल वाटर जो अपन पीते हैं, जिसके अंदर मिनरल डाले हुए होते हैं, ठीक है। आसुत जल क्या होता है? जल का शुद्ध रूप होता है। जल का क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। और जल का शुद्ध रूप होता है, अर्थात आसुत जल का जो पीएच होगा, अरे भैया, पीएच की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? 7 होगी। आसुत जल की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। अपन बोलते हैं ना कि शुद्ध जल लीजिए, ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर, तो वो आसुत जल ही लिया जाता है। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, रंग नहीं होता है, ठीक है। वो अपन किस जल की बात करते हैं? केवल आसुत जल की बात करते हैं। अगर आप बात करोगे मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर आपके कुछ पानी खारा होता है, कुछ पानी मीठे होते हैं, तो आपको उसके अंदर मिनरल डाले हुए हैं, तभी तो आपको पता चल रहा है। और आसुत जल का उपयोग पता है आपको कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जो सीसा संचायक बैटरी होती है, जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है, इन्वर्टर का जो मोटा बैटरा होता है, उसके अंदर जो जल डाला जाता है वो अपन आसुत जल ही डालते हैं। अगर आप दूसरा कोई जल डालोगे तो आपकी बैटरी खराब हो सकती है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा कुचालक कौन से होंगे? ग्लूकोज या एल्कोहल, ठीक है। ये सारे सारे आपके क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। तो जलीय विलयन में चालकता समझ गए कि जल में डाला, जिसका आयनन हो गया वो सारे सारे चालकता दिखाएंगे, जिनका आयनन नहीं हुआ वो सारे सारे क्या दिखाएंगे? कुचालकता दिखाएंगे। एकदम आसान सी परिभाषा थी। चलो अपन बात करते हैं
क्या प्रश्न दे रखा है, देखो, आसुत जल विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। वर्षा का जल विद्युत धारा का चालन करता है, क्यों? अब इसकी मेन क्या हो जाएगी, देखो, आस अशुद्ध जल जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? अशुद्ध जल है। और शुद्ध रूप होने के कारण इसका पीएच कितना होता है भैया? और पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसमें किसी भी प्रकार के आयन उपस्थित नहीं होते हैं, आयन नहीं पाए जाते हैं, तथा आयनों की अनुपस्थिति में यह विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ठीक है, जबकि वर्षा का जो जल होता है उसमें आयनिक अशुद्धियां उपस्थित होती है, अर्थात इसमें आयन पाए जाते हैं, और वर्षा का जल क्या करेगा? विद्युत का सुचालक करेगा या फिर विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, अब अपन एक प्रयोग के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन क्या चालन करता है। तो एक प्रयोग अपन, नॉर्मल सा प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो, चलो अगली स्लाइड में उसको ले लेंगे। अगला एक टॉपिक आता है जलीय विलयन में चालकता, जिसके अंदर अपन बात करेंगे अम्ल तथा क्षार की। देखो, अम्ल तथा क्षार है ना, अब अपन एक की बात करेंगे। पहले हमने आसुत जल के बारे में बात कर लिया कि आसुत जल और वर्षा का जल, तो आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है, और वर्षा के जल में बहुत सारे आयन होते हैं तो विद्युत का सुचालक होता है। अब बात कर लेते हैं अम्ल और क्षार। देखो, अम्ल और क्षार के साथ क्या कहानी होती है, जैसे ही आप अम्ल और क्षार को क्या करोगे, अरे भैया क्या करोगे, जैसे आप जल के अंदर डालोगे ना, तो ये एक तो H+ आयन में टूटेगा और एक किस में टूटेगा? OH- आयन के रूप में टूटेगा। पहले हमने बात कर ली थी। H+ आयन किसको दिखा रहा है भैया? H+ आयन किसको दिखा रहा है? ये अम्ल को दिखा रहा है। और OH- किसको दिखा रहा है? क्षार में दिखा रहा है। अर्थात अम्ल और क्षार क्या होंगे? ये क्या होंगे भैया? अर्थात ये अम्ल और क्षार क्या होंगे? क्या होंगे भैया? विद्युत के सुचालक होंगे। अम्ल और क्षार क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। चलो अब इसका पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है अम्ल और क्षार के बारे में। देखो, अम्ल अथवा क्षार जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करता है। जलीय विलयन में क्या करता है? विद्युत धारा का क्या करता है? चालन करता है। क्यों? और प्रयोग के द्वारा आपको समझाना है कैसे करता है। अम्ल और क्षार जल में विलय होकर आयन मुक्त करते हैं। क्या करेंगे भैया? आयन मुक्त करते हैं। कौन से आयन मुक्त करते हैं? एक तो H+ आयन मुक्त करेगा और एक OH- आयन मुक्त करेगा। अतः मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण इनके जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। यह आपका आंसर रहेगा, और एक प्रयोग के द्वारा अपन समझ लेते हैं। देखो, इस प्रयोग को एक बार समझ लेते हैं। ये प्रयोग आपके सारे में काम आएगा। देखो कैसे काम आएगा। हमने क्या किया, एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर हमने रबड़ की कॉर्क लगाई है तथा 2 किले हमने डाल दिए, और एक सिंपल सा क्या कर दिया है, विद्युत का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके का कनेक्शन किया है कि जब इन दोनों किलो को अपन आपस में भिड़ाएंगे ना, तो विद्युत का बल्ब जलना चाहिए, लेकिन हमने इसके बीच में जगह छोड़ दी है। अब हमने जगह छोड़ी है तो इसके अंदर ऐसा कोई विलयन होना चाहिए जो कि विद्युत का चालन करता हो, तभी ये बल्ब जलेगा। लेकिन क्या होता है, देखो हमने क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा आपके सामने सर्किट हमने बना दिया है। देखो, ये जो सर्किट आपको बना है ना, तो ये किस क्रम के अंदर है? ये है आपके श्रेणी क्रम के अंदर है। किस क्रम में है भैया? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक ही तार को क्या करते हैं, एक बार में उसको लपेट दिया जाता है। ये देखो, ये सिंगल तार ही जा रहा है, अलग से कोई तार थोड़ी आ रहा है, तो ये आपका कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम। चलो अब अपन क्या करते हैं, विलयन के बारे में बात करते हैं जो इसके अंदर अपन डालेंगे। देखो, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि क्या अम्ल विद्युत का चालन करता है नहीं करता है, तो अगर अम्ल आ गया तो विलयन की जगह आप क्या लिखोगे भैया? यहां पर आप क्या लिखोगे? अम्लीय विलयन लिखोगे। क्या लिखोगे भैया? अम्लीय विलयन लिखोगे। अगर आपको पूछे कि क्या क्षार बेस, ठीक है, विद्युत का चालन करता है, तो अम्लीय ये विलयन की जगह आप क्या लिखोगे? क्षारीय विलयन। अगर आपको आसुत जल का पूछे तो आप लिखोगे आसुत जल। अगर आपको पूछे वर्षा जल तो वर्षा जल लिख दोगे। ठीक है, अगर ग्लूकोज एल्कोहल का पूछे तो ग्लूकोज या एल्कोहल लिखोगे। जो आपको पूछा जाए वो आप लिखोगे। और आपको पता ही है कि किसका विद्युत का चालन करेगा नहीं करेगा। तो अब इस प्रयोग के अंदर हमने क्या किया है, देखो, जैसे हमने इस स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने पर क्या होगा, ये अम्लीय विलयन जो हमने डाला है ना, तो ये आयन में टूटेगा, और आयन में टूटेगा अर्थात ये विद्युत का चालन करेगा। अर्थात विद्युत का चालन करेगा तो भैया क्या होगा, करंट यहां से यहां तक जाएगा, और यहां से यहां तक जाते सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। बात समझ में आ गई? और समझ में आ गई ना, तो अपनी भाषा भी लिख सकते हो अपन अपने हिसाब से। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, शुष्क HCl गैस, मतलब सूखी HCl गैस हो जाएगी, और शुष्क लिटमस पत्र, ठीक है, सूखा लिटमस पत्र, इन दोनों को जब आप लोगे तो ये रंग को नहीं बदल पाती है। प्रयोग द्वारा आपको समझाना है।
कैसे समझाओगे? देखो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, HCl गैस आपको बनानी है। HCl गैस बनाने के लिए हमको दो पदार्थ चाहिए। कौन से चाहिए? एक तो चाहिए हमें NaCl, एक तो क्या चाहिए हमको, NaCl चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए, H2SO4 चाहिए। एक आपको क्या चाहिए, H2SO4 चाहिए। और इन दोनों से मिलकर कौन सी गैस बनेगी भैया? एक गैस बनेगी जिसका नाम है, कौन सी गैस बनेगी भैया? HCl गैस। कौन सी गैस बनेगी भैया? HCl गैस बनेगी। ठीक है, इसमें गैस कौन सी बन गई भैया? HCl गैस बन गई। अब इस HCl गैस के ऊपर देखो ये परख नली है, परख नली में हमने क्या किया है, ऊपर कॉर्क लगा दिया है ताकि वो जो गैस बनी है, HCl गैस जो बनी है, वो एकदम से बाहर नहीं चली जाए। ठीक है, तो हम इस पाइप के माध्यम से क्या करेंगे, HCl गैस का परीक्षण करेंगे। किसके द्वारा? HCl क्या है? अम्ल है। और भैया HCl यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। और अम्ल लिटमस पत्र के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग देना चाहिए। लेकिन ये गैस कौन सी है? सूखी है। अरे ये कौन सी है? सूखी। ये गैस भी सूखी और लिटमस पत्र भी अगर सूखा हो तो ये रंग को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही HCl गैस को गीला अपन करते हैं या फिर अपन लिटमस पत्र को गीला करते हैं तो ये रंग को दिखाता है। यही आपको समझाना है। ठीक है। देखो अब इस HCl गैस को सूखे लिटमस पत्र के पास लेकर गए तो लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूखे के पास लेकर गए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अब HCl गैस को क्या कर रहे हैं, हम गीले लिटमस पत्र के पास लेकर जा रहे हैं तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। लिटमस पत्र का रंग कैसा हो गया? ये जो HCl गैस है, जो लिटमस पत्र गीला है, आर्द्र है, उसके पास लेकर गए तो ये इसका रंग कैसा हो गया भैया? लाल हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे भैया? ये लाल हो गया ना, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जल की अनुपस्थिति में, जल अगर नहीं हो तो HCl से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। और H+ आयनों की अनुपस्थिति मतलब H+ आयन अगर नहीं बनेंगे तो लिटमस पत्र रंग में परिवर्तन नहीं दिखाएगा। और इसी प्रकार शुष्क HCl अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। बात समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे नमक का अपन उदाहरण लेते हैं, NaCl। देखो नमक जो सूखा होता है, वो सूखा जो NaCl है, नमक है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। जैसे ही हम उसके अंदर जल डालेंगे, जल डालते ही उसका आयनन हो जाएगा, मतलब Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। जैसे ही उसका आयनन होगा तो वो विद्युत का चालन बाद में दिखाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि सूखा NaCl, सूखा नमक विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही उसमें जल डाला, जल डालते उसका आयनन हुआ और आयनन होने से क्या होगा, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। बात समझ आ गई। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या NaCl विद्युत का सुचालक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वो किस स्थिति में होगा? केवल गलित अवस्था में। अगर वो नमक सूखा है तो वो आपको जो विद्युत का चालन है वो नहीं करेगा। बात समझ आ गई। इसका मतलब जल की आवश्यकता जरूरी होती है, ये इस प्रयोग के अंदर हमने पता किया है। बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न और बन रहा है, इसी से एक छोटा सा प्रश्न बना है। क्या बना है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? मतलब अगर जल नहीं होना तो अम्ल अम्ल नहीं रहेगा। अम्ल क्यों नहीं अम्ल रहेगा? देखो जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होते हैं। और जब H+ आयन नहीं बनेंगे तो इनके कारण क्या होता है कि मतलब जो अम्लीय व्यवहार है वो प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, अम्ल का अम्लीय गुण किसका कारण होता है भैया? H+ आयनों के कारण ही होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है। अम्ल अम्ल क्या नहीं करता है? अम्लीय व्यवहार को क्या नहीं करता है? प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। अब एक प्रश्न मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जल की अनुपस्थिति में क्षार का व्यवहार क्षारीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल के अंदर क्या होता है भैया? जल के अंदर क्या होता है? एक तो H+ आयन जो कि अम्ल को प्रदर्शित करता है, और एक OH- होता है जो कि क्षार को प्रदर्शित नहीं करता है, सॉरी क्षार को प्रदर्शित करता है। तो जब अपन जल नहीं रखेंगे ना तो H+ तथा OH- नहीं टूटेंगे, और OH- में अगर ये नहीं टूटेगा तो ये क्षारीय प्रभाव को नहीं दिखाएगा। ठीक है, कमेंट में आप बताइए कि अपन जो जल के अंदर जब अपन अम्ल को डालते हैं ना तो H+ आयन तथा OH- आयन टूटता है। ठीक है, तो H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो उसको किस अवस्था में रखा जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अम्ल व क्षार का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों करता है?
ठीक है। अम्ल या जो क्षार है ना, वो विद्युत धारा का जो चालन है वो क्यों कर पाता है? रंग के कारण नहीं, गंध के कारण, ताप के कारण नहीं, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण। जैसे अपन जल को डालेंगे इसके अंदर तो मुक्त आयन आयन आपके होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र का रंग को क्यों नहीं बदल पाती है? जो सूखी लिटमस पत्र है वो HCl गैस का जो रंग है वो ऐसे लाल हो जाना चाहिए, क्योंकि अम्ल के कारण लाल होता है, प्रयोग के कारण अपन ने देखा है। तो जल में क्या होता है, H+ आयन की पृथक नहीं होता है। अगर जल नहीं होगा तो H+ आयन पृथक नहीं होंगे, और H+ आयन पृथक नहीं होंगे तो अम्ल अम्ल नहीं रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जल की अनुपस्थिति में HCl से कौन सा आयन पृथक नहीं होता है? अगर जल नहीं है तो जल से कौन सा आयन पृथक नहीं होगा भैया? H+ आयन तथा Cl- आयन पृथक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? H+ आयन। और ये H+ आयन ये आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये किस अवस्था में रहेगा? H3O आयन के रूप में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देखो ये तो आपके खत्म हो गए हैं। अब एक प्रश्न आ रखा है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस तरीके का चित्र बनाना था, ये रहा, कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, अगर आपको अम्लीय विलयन की जगह आपको क्षारीय विलयन बोले तो क्षारीय विलयन में भी आपका सेम चित्र बनेगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज का बोले या फिर एल्कोहल का बोले, कोई भी विलयन बोले, चित्र आपके सेम रहेगा। यहाँ पर केवल नाम विलयन का चेंज होगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। चलो ठीक है, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जलीय विलयन में चालकता, जिसमें अपन तीसरी बात कर रहे हैं ग्लूकोज तथा एल्कोहल। तो क्या ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन करेंगे, नहीं करेंगे? तो हमने आसुत जल का पढ़ लिया जो कि नहीं करता है, अम्ल क्षार का पढ़ लिया वो करते हैं। तीसरा अपन बात कर लेते हैं ग्लूकोज और एल्कोहल। तो क्या ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन करेंगे या नहीं करेंगे? देखो ग्लूकोज और एल्कोहल ये दोनों पदार्थ जो होते हैं ना, ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं? ये दोनों आपके यौगिक होते हैं सहसंयोजी। ये दोनों कौन से यौगिक होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण, सहसंयोजी यौगिक होने के कारण ये क्या नहीं कर पाते हैं? H+ आयन को क्या नहीं कर पाते हैं? H+ आयन क्या नहीं कर पाते हैं? मुक्त नहीं कर पाते हैं। और जैसे H+ आयन मुक्त नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था अम्ल अम्ल नहीं रहेगा, अर्थात ये क्या नहीं रहेगा? ये अम्ल नहीं रहेगा। और जब ये अम्ल नहीं रहेगा तो ये विद्युत का क्या नहीं करेंगे भैया? विद्युत का क्या नहीं करेंगे? चालन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया होगा? ये विद्युत का क्या नहीं करेंगे? चालन नहीं करेंगे। अब देखो एक प्रश्न आ रखा है, क्या प्रश्न पूछा है? देखो HCl तथा HNO3, ठीक है, को अम्लों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब ये दोनों आपके अम्ल है। जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल, ग्लूकोज और किसकी बात कर रहे हैं भैया? एल्कोहल की जब अपन बात कर रहे हैं तो इनमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, इनको अपन अम्ल नहीं बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं? इनका कहना भी सही है कि भाई इसके अंदर H+ आयन है, इसमें भी H+ आयन है। ठीक है, और H+ आयन तो इधर भी है, और भाई हाइड्रोजन आयन तो इधर भी है, इधर भी ग्लूकोज में भी है, और एल्कोहल में भी क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। लेकिन फिर भी ये विद्युत का चालन क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो HCl तथा HNO3 जल में विलय होकर क्या बनाते हैं? H+ आयन को मुक्त करते हैं। जबकि जबकि ग्लूकोज तथा एल्कोहल सहसंयोजी यौगिक होते हैं। कौन सा यौगिक होते हैं भैया? सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जो कि जल में H+ आयन मुक्त नहीं कर पाते हैं। जो कि क्या नहीं करेंगे? H+ आयन मुक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन होते हुए भी इन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता। इनमें हाइड्रोजन है फिर भी अपन क्या नहीं बोल सकते हैं? अम्ल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब H+ आयन मुक्त ही नहीं होगा ना तो अम्ल अम्ल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। एक क्रियाकलाप के द्वारा सेम चित्र है, देखो एक क्रियाकलाप की सहायता से दर्शाइए कि ग्लूकोज तथा एल्कोहल में हाइड्रोजन आयन होते हुए भी इनको अम्ल नहीं कहा जाता है या अम्ल नहीं कहा जाता है। तो अपन इसको एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। सेम आपका चित्र हो जाएगा, एक बीकर लिया जिसमें रबड़ की कॉर्क लगाई, 2 कीले डाली और एक संयोजन चित्र आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अपन क्या करेंगे? ये जो विलयन था पहले अपने अम्ल डाला था, अब इसमें अपन क्या डालेंगे? ग्लूकोज तथा एल्कोहल डालेंगे। और जैसे ही ग्लूकोज और एल्कोहल डालोगे तो ये क्या करेंगे? H+ आयन में नहीं टूटेगा। तो जब ये H+ आयन में नहीं टूटेगा तो ये विद्युत का चालन भी नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा? विद्युत का चालन भी नहीं करेगा। अब इसको अपनी भाषा में लिखना है, क्या लिखोगे? एक कॉर्क में
एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया है, एक कॉर्क में लोहे की 2 कीले लगाकर उसको 100 ml बीकर में रखते हैं। तो इन कीलों को चित्रानुसार संयोजन तार की सहायता से एक बैटरी बल्ब से अपन जोड़ देते हैं। क्या करोगे, बैटरी और तार से अपन जोड़ देंगे। ये देखो, ये जोड़ दिया, ठीक है। आगे देखो, अब बीकर में ग्लूकोज का जलीय विलयन या अल्कोहल का जलीय विलयन इतनी मात्रा में डालते हैं कि लोहे की कीलें डूब जाए, ठीक है। ये देखो, लोहे की कील डूब जानी चाहिए, इतना आपको विलयन डालना है, डाल दिया। तीसरा देखो, अब परिपथ का स्विच ऑन करते हैं। परिपथ का क्या करोगे, स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। और बल्ब का नहीं जलना यह दर्शाता है कि ग्लूकोज जो अल्कोहल होता है ना, ठीक है, वो जल्य में क्या नहीं हो पाता है, उनका आयनन नहीं हो पाता है। इस प्रकार H+ आयन मुक्त नहीं कर पाता है। और जब H+ आयन मुक्त नहीं होगा, H+ आयन मुक्त नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन होते हुए भी इन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता। बात सुन आ गई। इस प्रयोग को आप एक बार ध्यान से समझ लेना। तो एक प्रश्न आता है, तनुकरण किसे कहते हैं। देखो, तनुकरण क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार आसान भाषा में पहले समझा देता हूँ। देखो, तनुकरण क्या होता है, जैसे आपके घर में आए 4 मेहमान, ठीक है, तो आप मम्मी को बोलोगे मम्मी चाय बना दो। मम्मी चाय जैसे उकालने लगती है और तब एक मेहमान और आ जाता है, 5वां मेहमान आ गया, तो मम्मी को आप क्या बोलोगे, मम्मी 4 की जगह 5 बना दो। तो मम्मी उसमें क्या करेगी, और पानी डाल देगी। बात समझ आ गया, उसी को अपन तनुकरण बोलते हैं। चलो एक आसान भाषा और है, जैसे शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है, ब्याह शादी में जाते हो तो खाना वगैरह आप खाते होंगे। और जब आप खाना खाने जाते हो तो सब्जी मान लो ऐसे कम पड़ जाती है और हलवाई को दिखता है कि भाई अभी 1 पलटन और आने वाली है, तो हलवाई क्या करता है, उसमें क्या करेगा, दे दाल में पानी। और जैसे दे दाल में पानी डाल दिया तो उसकी सांद्रता में कमी हो जाएगी। पहले जो दाल थी वो जाडी थी, अब दाल कैसी होगी, पतली हो गई। और पतला करने को अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। और तनुकरण करते समय हमें जल में अम्ल या क्षारक को क्यों नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल व क्षारक को नहीं मिलाना चाहिए, तो ये आपको क्यों नहीं मिलाना चाहिए वो अपन इसको समझेंगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जल में किसी अम्ल तथा क्षारक को मिलाकर उसके प्रति इकाई आयतन में H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता में क्या करते हैं, कमी करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, देखो आप लोग क्या करते हो कि आपने अम्ल और क्षार लिया और इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ये आपको नहीं करना है। जैसे आप अम्ल और क्षार में पानी डालोगे ना, तो पानी डालते ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और ये सारी जो हीट है वो सारी बाहर आ सकती है। ये अम्ल व क्षार उछल कर बाहर आ सकता है और आपके शरीर पर जा सकता है और हानि पहुंचा सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जल लिया, जल के अंदर अम्ल और क्षार डालना चाहिए। और जब अपन इसको डालते हैं ना, तब इसको हिलाना भी चाहिए। अरे भैया लड़को हिलाना चाहिए एकदम आराम से। क्यों हिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप अम्ल और क्षार डालोगे तो ये जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी, तो ये जो ऊष्मा पैदा होगी, ये ऊष्मा पूरे पात्र में फैल जाएगी, पूरे समान रूप से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसलिए हमें इसको हिलाते रहना चाहिए। तब देखो, अम्ल तथा क्षारक का जल में घुलना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपी जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है अचानक से। यदि अम्ल तथा क्षारक में जल मिलाया जाए, अम्ल तथा क्षारक में अपन क्या कर रहे हैं, जल मिलाया जाए, तो अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिस कारण से मिश्रण बाहर उछल सकता है अथवा या फिर जो पात्र है वो ताप बढ़ने के कारण पात्र फूट भी सकता है, अतः हम जल सकते हैं। इसलिए हमें तनुकरण करते समय, जब अपन तनुकरण कर रहे हैं, तनुकरण के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तनुकरण करते समय जल में अम्ल तथा क्षारक को मिलाना चाहिए। जल लिया, उसमें हमने क्या करना है भैया, अम्ल या क्षारक को मिलाना है और मिलाते मिलाते उसको क्या करना है, लगातार हिलाता रहना है, ठीक है, ताकि ये जो तापमान जो उठा है, ये तापमान पूरे पात्र में क्या हो जाए, फैल जाए। एकदम आसान भाषा में। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को वापस देखना और समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या प्रश्न है, अब अपन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। HCl, HNO3 तथा H2SO4 किस श्रेणी के अम्ल है, तो ये दोनों आपके, तीनों आपके कौन से अम्ल हो जाएंगे, प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। कौन सा अम्ल होगा भैया, प्रबल अम्ल होगा। अगला देखो, HCl तथा HNO3 को अम्ल माना जाता है क्योंकि ये जल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं। देखो HCl तथा HNO3 जैसे आप जल के अंदर डालोगे तो ये क्या करेंगे भैया, ये क्या करेंगे, H+ आयन को
तथा OH माइनस आयन में क्या होंगे, ये विभाजित होंगे, और जैसे इनका आयनन होगा और ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको H प्लस आयन दिखाया गया है, और मैंने आपको बताया था कि H प्लस आयन किसको प्रदर्शित करता है, अम्ल को प्रदर्शित करता है, और ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसको अपने क्या चाहिए, साथी चाहिए। तो ये H3O आयन, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इस रूप में रहता है। अगला देखो प्रश्न, ग्लूकोज को अम्ल माना नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, ये सहसंयोजिक यौगिक होता है, और सहसंयोजी यौगिक हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, जल में क्या नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन होने के बावजूद भी इन्हें अपन क्या नहीं बोल सकते हैं, अम्ल नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही आपके विद्युत का चालन करेगा, और वही आपके क्या होगा, अम्ल माना जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। और जब अपन किसी अम्ल को जल के अंदर डालते हैं, अगर वो क्या नहीं करता है, हाइड्रोजन आयन को अगर मुक्त नहीं करता है, तो वो अम्ल अम्ल नहीं रहता है। तन्नुकरण किसे कहते हैं? तन्नुकरण मतलब किसी पदार्थ को क्या करना, पतला करना। ठीक है, जल मिलाकर, कोई भी पदार्थ है उसमें जल मिलाया, अपन ने इसमें अम्ल क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन, मतलब अगर आप अम्ल के अंदर डाल रहे हो तो हाइड्रोजन आयन, या अपन क्षार के अंदर डाल रहे हैं तो OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन, इनके आयनों की सांद्रता में क्या करना, कमी करना। ठीक है, क्या कहलाता है, तन्नुकरण कहलाता है। तन्नुकरण करते समय मिश्रण को लगातार हिलाना क्यों चाहिए? रंग बदलने के लिए, गैस के लिए, या लवण बनाने के लिए नहीं, ऊष्मा को समान रूप से क्या करने के लिए, फैलाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, चलो ये टॉपिक आपके यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो इन वीडियो के बारे में आप इसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए या फिर आपको ऐसे नोट्स, अगर आपको पूरे लिखित नोट्स चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए ज्ञानशाला.co.in। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।